ओके जी। सो वहीं से कंटिन्यू करते हैं। रिकमेंडेशन 10 के अंदर बताया हुआ है, जैसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने नोट की है, पहली कन्वेंशन के अंदर आर्टिकल 16 में क्या बताया हुआ है कि एम्प्लॉयर की पहली जिम्मेदारी है सेफ्टी की, कि वो वर्कर्स को मशीनरी से, इक्विपमेंट से, वर्क प्रोसेसेस से सेफ रखे। यहां पर हमें बताया हुआ है, प्रोवाइड एंड मेंटेन वर्क प्लेसेस, मशीनरी, इक्विपमेंट एंड यूज वर्किंग मेथड दैट आर सेफ। यहां पर उन्होंने एप्लीकेशन के बारे में बताया है। यहां पर बताया है कि प्रोवाइड एंड मेंटेन। मेंटेन का मतलब क्या होता है? मेंटेन का मतलब होता है मेंटेनेंस, रेगुलर मेंटेनेंस। मेंटेनेंस किस चीज की होती है? मशीन की होती है, इक्विपमेंट की होती है। कैन यू प्लीज म्यूट द माइक्स? थैंक यू। ओके, मेंटेनेंस जो है वो मशीन की होती है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है रिकमेंडेशन के अंदर कि मशीनरी को, इक्विपमेंट को और वर्क प्लेसेस को टाइमली मेंटेन करें, और वर्किंग प्रोसेसेस को सेव करना है तो उसके लिए सेफ वर्किंग मेथड्स बनाए, एसओपीज बनाए, वर्कर्स के लिए सेफ्टी की प्रिकॉशंस बनाए। तो उससे ये दोनों चीज़ें अप्लाई हो जाएंगी। यानी मशीन को सेफ रखना है तो उसकी मेंटेनेंस करें, वर्क प्लेस को सेफ रखना है तो मेंटेनेंस करें, इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस, और वर्क प्रोसेस को सेफ रखना है, एक्टिविटीज़ को सेफ रखना है तो सेफ वर्किंग मेथड्स बनाएं। हम सेफ वर्किंग मेथड्स या एसओपीज बनाते हैं जो लोग या वर्कर्स फॉलो करते हैं और अपने आप को सेफ रख पाते हैं। जैसे कोविड की एसओपी, सेफ वर्किंग मेथड जो हमने बनाए थे, जैसे सैनिटाइज करना है, सोशल डिस्टेंसिंग कीप करनी है, और अल्टरनेटिव डेज पे वर्क प्लेस में जाना है, तो ये होती है एसओपी। मास्क पहनना है। एसओपी का मतलब होता है सेफ वर्किंग मेथड्स, जो वर्कर्स या कोई भी लोग फॉलो करें उससे वो सेफ रहें, वो मेथड्स या वो तरीके या वो प्रिकॉशन। तो उन्हें बना, यहाँ पर बता दिया है और डिटेल में एप्लीकेशन बताई है। इज दैट क्लियर? क्योंकि कन्वेंशन सिर्फ ये कह क्लियर रहा है था, सर। कन्वेंशन सिर्फ ये कह रही है कि वर्क प्लेस को, मशीनरी को, इक्विपमेंट को, वर्क प्रोसेस को सेव करें, सेफ बनाए। कैसे सेफ बनाए वो यहाँ पर पता चल रहा है। कैसे सेफ बनेगा? मशीन, इक्विपमेंट, वर्क प्लेस सेफ बनेगा मेंटेनेंस से, और वर्क वर्क प्रैक्टिसेस सेफ बनेंगी जब हम सेफ वर्किंग मेथड्स बनाएंगे, एसओपीज बनाएंगे। दैट्स इट। तो यानी हमें यहाँ पर एप्लीकेशन के बारे में पता चल रहा है। किसकी एप्लीकेशन? कन्वेंशन 155 के आर्टिकल्स की एप्लीकेशन रिकमेंडेशन इसी तरह बताती है। तो यानी हम सिर्फ कन्वेंशंस को देख के पूरा नहीं कर सकते, हमें रिकमेंडेशंस भी देखनी पड़ेंगी ताकि हम उन कन्वेंशंस को सही डायरेक्शन में पूरा करें। ठीक है जी। इसी तरह दूसरी भी रिक्वायरमेंट्स हैं कि वर्कर्स को ट्रेनिंग, सुपरविजन, इंस्ट्रक्शन देनी है। उसके अलावा ऐसी अरेंजमेंट्स बनानी है जो एक्टिविटीज और साइज ऑफ अंडरटेकिंग के मुताबिक हो। अब ये रिकमेंडेशन के अंदर गोल सेटिंग स्टैंडर्ड है। यहाँ पर बताया है कि ऐसी अरेंजमेंट वर्क प्लेस में आप बनाए जो वर्क प्लेस की साइज और एक्टिविटीज के मुताबिक हो। कैसे बनाए, कौन सी वो अरेंजमेंट हो, यहाँ पर नहीं बताया हुआ है। तो इसीलिए आप फिर जो चीजें आपको डिटेल के अंदर रिकमेंडेशन में भी नहीं मिलती हैं, उसके लिए फिर आप गुड प्रैक्टिस और दूसरे स्टैंडर्ड्स की तरफ जाते हैं, ओशा या अदर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। क्योंकि हर चीज, हर स्टैंडर्ड तब पूरा होगा जब उसका गोल और उसका एप्लीकेशन आपको दोनों पता हो। बाजों का क्या होता है, हमारे पास स्टैंडर्ड होते हैं, एप्लीकेशन नहीं होती, तो हम उस स्टैंडर्ड को सही डायरेक्शन में भी पूरा कर सकते हैं, गलत डायरेक्शन में भी पूरा कर सकते हैं। स्टैंडर्ड को अगर हम गलत डायरेक्शन में पूरा करेंगे तो उससे हेल्थ एंड सेफ्टी इंश्योर नहीं होगी, उससे सेफ्टी, वर्क प्लेस सेफ नहीं बन पाएगा। उसका रीजन ये है कि हेल्थ एंड सेफ्टी में, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी में जो भी आपकी सेफ्टी की अरेंजमेंट्स हैं जिनसे आप वर्क प्लेस को सेफ बनाते हैं, चाहे वो कोई भी अरेंजमेंट हो, अरेंजमेंट जो है वो 5 कंट्रोल मेयर्स होते हैं: एलिमिनेशन, सब्सटीट्यूशन, इंजीनियरिंग कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एंड पीपीज। ये 5 जो आपके पास अरेंजमेंट्स हैं, इन्हीं से आप पूरी सेफ्टी करते हैं। इन अरेंजमेंट्स को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है और कितनी अरेंजमेंट्स यूज करनी है, किस टाइप की अरेंजमेंट यूज करनी है, वो डिसाइड करता है लेवल ऑफ रिस्क, टाइप ऑफ कंडीशंस। उसका बिल्कुल जस्ट एक सिंपल मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे हमने बिल्कुल इनिशियल क्लास में हेजर्ड को रिस्क के बीच में फर्क समझा था। एक हेजर्ड ये है
कि एक रूम के अंदर डैमेज वायर है, वहां पर वर्कर्स काम कर रहे हैं जो उसके कांटेक्ट में आ सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और एक वायर जो है वो रूफ पर है जहां पर लोगों का आना जाना नहीं है, वो वायर भी डैमेज्ड है, लेकिन उसका रिस्क कमरे की तार के निस्बत में कम है। तो यानी हम कंडीशंस के हिसाब से रिस्क को कंट्रोल करते हैं। अब जो अरेंजमेंट्स हमें छत पर नहीं चाहिए, समझ रहे हैं, जो सेफ्टी के कंट्रोल्स हमें उस रूम के अंदर चाहिए, वो सेफ्टी के कंट्रोल्स हमें रूफ पर नहीं चाहिए सेम या आइडेंटिकल। जैसे एक कंट्रोल है कि उस वायर को वहां से हटा दिया जाए, तो छत पर पड़ी रहे वहां पर तो कोई भी नहीं आता है, तो वहां पर तो ये अरेंजमेंट नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल एक और अरेंजमेंट है कि वर्कर्स को बता दिया जाए कि यहाँ पर वायर है, सो चलने फिरने के टाइम पे आप फॉर टेम्पररी बेसिस जब तक यहाँ से वायर हटा दी जाए या उसको ज़मीन के अंदर कंड्यूट कर दिया जाए, तब तक आपने इस वायर का ख्याल रखना है चलने फिरने के टाइम पे। तो ये सेम अरेंजमेंट आप छत के लिए तो नहीं बनाएंगे, वहां पर तो किसी का आना जाना है ही नहीं। सो दैट मीन्स हमेशा याद रखें, रिस्क और कंडीशन के मुताबिक अरेंजमेंट्स की कंट्रोल मेयर्स की डिसीजन होती है, और अरेंजमेंट्स और कंट्रोल मेयर्स कंडीशन के मुताबिक अगर आपने अप्लाई किए हैं तो ही रिस्क रिड्यूस होगा। और जब वर्क प्लेस चेंजेस आती हैं, यानी न्यू वर्कर आ गया, अब उस जगह पर नया वर्कर आ गया, उसे नहीं पता कि अब वहां पर वायर है, उसने उससे बचना है, तो वो एक्सीडेंट काज कर सकता है। तो वर्क प्लेस चेंज को भी आपने साथ में मैनेज करना है, देखते रहना है कि कोई उस एक्टिविटी में चेंज तो नहीं आ रही, कोई नया वर्कर तो नहीं आ रहा, कोई कंडीशन तो चेंज नहीं हो रही, तो फिर आप उसके लिए भी अरेंजमेंट बनाएंगे। मैनेजमेंट ऑफ चेंज जिसे कहते हैं, चेंज को कैसे मैनेज करना है, चेंज की वजह से भी सेफ्टी रिस्क इंक्रीज हो सकता है, फिर उस चेंज को मैनेज करने की भी एक पूरी मैनेजमेंट होती है। यानी पहले आप कंडीशन के मुताबिक कंट्रोल में सप्लाई करते हैं ताकि रिस्क रिड्यूस हो पाए, लेकिन रिस्क ऐसी चीज़ है जो कभी सेम नहीं रहता, अब कंट्रोल में अप्लाई करने के बाद भी वो ऊपर नीचे वेरी कर सकता है, कंडीशंस चेंज होने की वजह से या रिक्वायरमेंट्स अरेंजमेंट्स चेंज होने की वजह से रिस्क ऊपर नीचे दोबारा हो सकता है। तो उसको कैसे टाइम के साथ हमेशा ही मैनेज करते रहें, उसके लिए फिर मैनेजमेंट ऑफ चेंज होती है, वो भी इस कोर्स के अंदर हम पढ़ेंगे। सो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है स्टैंडर्ड के अंदर कि एक्टिविटीज और साइज के मुताबिक ऑर्गेनाइजेशनल सेफ्टी अरेंजमेंट्स होनी चाहिए। फिर उसके बाद पीपीज वर्कर्स को देनी है विदाउट चार्ज टू वर्कर्स, विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस उनको पीपीज देनी है। रेस्ट हावर्स, और ये इंश्योर करना है एम्प्लॉयर ने कि वर्किंग हार्स और रेस्ट ब्रेक्स जो है वो वर्कर्स की हेल्थ एंड सेफ्टी को नुकसान ना पहुंचाए। ऐसे वर्किंग हार्स ना हो, एक्सेसिव वर्क ड्यूरेशन ना हो जो वर्कर्स की हेल्थ को या सेफ्टी को नुकसान पहुंचाए। फिर उसके बाद है टेक रीजनेबली प्रैक्टिकेबल मेयर्स टू एलिमिनेट फिजिकल एंड मेंटल फटीक। रीजनेबली प्रैक्टिकेबल मेयर खुद एक अपने आप में एक मैनेजमेंट है जिसे हम कहते हैं अलार्प, एज लो एज रीजनेबली प्रैक्टिकेबल, ALARP। अलार्प का कोई भी स्टैंडर्ड नहीं है, ये एक सिर्फ सोच है या कॉन्सेप्ट है कि किस तरह लिमिटेड बजट में रहकर आप सेफ्टी कर सकते हैं। लिमिटेड बजट में सेफ्टी कैसे हो, कहीं पर 1 लाख रुपए दिए हैं तो सेफ्टी उस हिसाब से होगी, तो वो उसी तरीके की सेफ्टी 50,000 में कैसे हो, उसी तरीके की सेफ्टी 10,000 रुपए में कैसे हो। तो ये अलार्म इस चीज का कॉन्सेप्ट है कि किस तरह बजट के अंदर रहकर सेफ्टी भी हो जाए और बजट भी मैनेज हो जाए। इस कॉन्सेप्ट को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, इस कोर्स के अंदर नहीं है, लेकिन हम वैसे ही पढ़ेंगे आपकी सेल्फ नॉलेज के लिए। तो उसके बाद है कीप अप टू डेट विद साइंटिफिक एंड टेक्निकल नॉलेज टू कंप्लाई विद अबोव। आखिरी एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि अपने आप को वो अप टू डेट करे, यानी टाइम के साथ वो रेगुलर अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपने सिस्टम्स को अपडेट करे, टेक्निकल नॉलेज वो सीख करे, ताकि वो ऊपर की जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं जो यहाँ पर बताई हुई हैं उन सबको मीट कर पाए, उन सब रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर पाए। यानी एम्प्लॉयर ने टाइम के साथ अपडेट भी होते रहना है। और रिस्क को अगर आपने कंट्रोल करना है, क्योंकि रिस्क जो है वो टाइम के साथ चेंज होता रहता है, तो रिस्क को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, वो है रेगुलर मॉनिटरिंग एंड अपडेटेशन, यानी चेक एंड एक्ट। जो मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो PDCA साइकिल में आता है, चेक एंड एक्ट, चेक एक्ट या मॉनिटरिंग एंड अपडेटेशन से आप हमेशा रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं। इसका रीजन ये है कि फॉर सपोज आपने एक बार रिस्क को, हैजर्ड को आइडेंटिफाई किया, आपने आइडेंटिफाई किया कि हाई टेक हैजर्ड है जहां पर वर्कर्स काम कर रहे हैं, आपने देखा कि रिस्क क्या है उस हैजर्ड का, आपने देखा गिरने की पॉसिबिलिटी क्या है,
गिरेगा इंसान तो उसे कितनी चोट आएगी, यानी लाइक्लीहुड एंड सिविरिटी आपने डिटरमाइन किया, फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई किया, फिर आपको पता चला रिस्क क्या है, उस हाइट का रिस्क क्या है। फिर रिस्क के मुताबिक आपने क्या किया, लाइक्लीहुड को रिड्यूस किया, वर्कर्स के गिरने की चांसेस को कम किया, उनको ट्रेन करके, इसके फोल्डिंग में गार्डल लगा के, इसके फोल्डिंग की स्ट्रेंथ को इफेक्टिव बना के, रेगुलर इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस से, परमिट टू वर्क सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन से, उसके अलावा रेगुलर मॉनिटरिंग से। अब क्या होगा, अब आपने एक बार वो कंट्रोल मेयर अप्लाई कर दिए, अब लाजमी नहीं है कि वो कंट्रोल मेयर रिस्क को कम करें, आपने फिर कंट्रोल मेयर की इफेक्टिवनेस भी देखनी है, जज करनी है कि कंट्रोल मेयर रिस्क को रिड्यूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कि सिर्फ कंट्रोल मेयर अप्लाई करने से रिस्क कम नहीं होता, इफेक्टिव कंट्रोल मेयर अप्लाई करने से रिस्क कम होता है। फिर कंट्रोल मेयर इफेक्टिव है या नहीं है उसको जज करना, फिर इफेक्टिव नहीं है तो उसके लिए फिर नए अरेंजमेंट्स बनाना, ये सब होता है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की तरफ, या कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट का तरीकेकार ये होता है कि आप जो आपने जो कर दिया है सेफ्टी को इंप्रूव करने के लिए, जो आपने सिस्टम लगा दिए हैं, कंट्रोल मेयर्स लगा दिए हैं, उनको फिर टाइम के साथ चेक भी करें और उनको इम्प्रूव भी करते रहें, तभी जाकर वक्त के साथ आपका रिस्क मैनेज होगा, रिस्क रिड्यूस रहेगा। यहां तक क्लियर है? जी सर, यस सर। ले रहे हैं। ओके। फिर उसके बाद है आर्टिकल हमने 19 ऑफ कन्वेंशन 155। कन्वेंशन 155 का वर्कर की सेफ्टी की क्या जिम्मेदारी है। वर्कर यानी इसमें तमाम वर्कर्स आ गए, जो भी फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं कंपनी में, या आप कह सकते हैं अदर देन हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल, कंपनी में जितने भी वर्कर्स हैं जो ऑपरेशनल वर्क करते हैं, यानी जो ऑन फील्ड होते हैं, जो ऑपरेशंस में मौजूद होते हैं, उन तमाम वर्कर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो उन्होंने पूरी करनी है। टेक रीजनेबल केयर ऑफ देयर ओन सेफ्टी एंड दैट ऑफ अदर, कोई और नुकसान में ना जाए उस चीज को भी देखना है। ये सबसे पहले हर वर्कर की जिम्मेदारी सेफ्टी की। दूसरी जिम्मेदारी उनकी यह है कि उनको जो भी सेफ्टी की इंस्ट्रक्शन और प्रोसीजर दिए गए हैं उनको वो फॉलो करें, ये वर्कर की दूसरी जिम्मेदारी। तीसरी जिम्मेदारी ये कि जो भी उनको सेफ्टी इक्विपमेंट दिए गए हैं उनको वो प्रॉपरली यूज करें, जिनको हम पीपीज कहते हैं, हेलमेट, सेफ्टी शूज, सेफ्टी हार्नेस, रिफ्लेक्टर वेस्ट एक्सेट्रा। रिपोर्ट एनी सिचुएशन दैट दे बिलीव कुड बी हैजर्ड एंड विच दे कैन नॉट देमसेल्फ करेक्ट। वर्कर की एक और भी जिम्मेदारी है कि अगर उनको कोई सिचुएशन हैजार्डियस नजर आती है काम करने के दौरान, तो उसको वो मैनेजमेंट को रिपोर्ट करे। अगर वो खुद उसे ठीक नहीं कर सकता तो वो हायर अथॉरिटी को बताए कि ये मसला है, इसको ठीक करके दें, ये किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, ये कंडीशन या ये इक्विपमेंट या कोई हैजार्ड। रिपोर्ट एनी वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट और इल हेल्थ। अगर कोई वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट हो जाता है या इल हेल्थ हो जाती है तो उसे मैनेजमेंट को रिपोर्ट करें, तमाम वर्कर्स या जो भी उसे देखता है वो रिपोर्ट करे मैनेजमेंट को, ये भी वर्कर की जिम्मेदारी। ये तमाम वर्कर्स की जिम्मेदारियां हैं जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन 155 स्टैंडर्ड के आर्टिकल 19 के अंदर है। फिर इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज वर्क, आईएलओ जो है वो वर्कर्स को सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं देता, साथ में वर्कर्स को राइट्स भी देता है, उनके हकूक भी देता है। तो इसी के अंदर वर्कर्स के हकूक भी बताए गए हैं। एक पहला वर्कर का हकूक में से पहला हक है कि उनको सेफ्टी की ट्रेनिंग हो, वो जो काम कर रहे हैं उनको सेफ्टी की नेसेसरी ट्रेनिंग मिले। दूसरा ये कि एम्प्लॉयर ने, जो भी कंपनी के ओनर ने जो सेफ्टी को सुधारने के लिए जो भी काम किए हुए हैं उनके बारे में वर्कर्स को पता हो कि वो क्या काम किए हुए हैं, उनके बारे में वर्कर्स को पता होना चाहिए। ये वर्कर का हक है, बुनियादी हक है। वर्कर की ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी राइट्स तो हैं, लेकिन ये सब चीजें करना कंपनी ओनर की जिम्मेदारियां हैं वर्कर के राइट्स, लेकिन ये करेगा कौन? कंपनी की मैनेजमेंट। कंसल्टेड बाय एम्प्लॉयर ऑन ऑल मैटर्स ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ रिलेटेड टू देयर वर्क। एक और वर्कर का हकूक में से एक हक ये है कि उनके साथ सेफ्टी की कंसल्टेशन की जाए, उनसे पूछा जाए कि आपको कोई वर्क प्लेस में सेफ्टी रिलेटेड कोई मसला तो नहीं है, और उन मसलों को सुधारा जाए, उनको इम्प्रूवमेंट की तरफ लाया जाए। ये भी वर्कर का बुनियादी हक है।
और वर्कर का एक और बुनियादी हक है कि अगर उसे फॉर सपोज ये लगता है काम करने के दौरान कि कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें उसकी जान जा सकती है, कोई आग लग गई है, टॉक्सिक गैस रिलीज हो गई है, या अर्थक्वेक आ गया है, या कोई एक मेजर इमरजेंसी है जिसमें उसको जान का खतरा है, तो वर्कर को एक और हक मिला हुआ है, वो ये है कि वो किसी को बताए बगैर, किसी को इन्फॉर्म किए बगैर वर्क प्लेस को छोड़ के जा सकता है अपनी जिंदगी बचाने के लिए, और तब तक वापस आने का पाबंद नहीं है जब तक उसे खुद कंडीशन सेफ नजर ना आए। तो उस वर्कर को कोई रोक नहीं सकता, आग लग गई तो कोई आप वर्कर को रोक नहीं सकता, अर्थक्वेक आ गया तो कोई वर्कर्स को कंपनी में रोक नहीं सकता, कोई भी ऐसी हैजार्डियस सिचुएशन आ गई तो मैनेजमेंट या कंपनी वर्कर्स को रोक नहीं सकती, काम के अंदर उनको फंसा नहीं सकती। वो अगर चाहे तो इवेक्यूएट करके कंपनी छोड़ के प्रेमिसेस के बाहर निकल के अपनी जान बचा सकते हैं। यहां तक क्लियर है? आप समझ गए किस तरह आईएलओ ने स्टैंडर्ड्स दिए हैं और कन्वेंशन और रिकमेंडेशंस किस तरह वर्क करती हैं। कन्वेंशन एक्सक्यूज मी सर यार, एक कन्वें सवाल था सर। जी। सर एक ये जो आपने सर कहा है कि इन केस ऑफ एनी इंसिडेंट एक्सीडेंट फायर हो गई कुछ हो गया तो वर्कर बाहर जा सकता है। हम्म। तो सर ये जो इमरजेंसी प्रोसीजर वगैरह होते हैं ये सेफ्टी के रिलेटेड तो ये इसीलिए होते हैं, एक असेंबली पॉइंट में इकट्ठा करना होता है सबको और फिर हेड काउंटिंग भी होती है। हम्म। तो अगर वर्कर बाहर चला गया तो वो तो बाद में सेफ्टी के उस पर आ गया ही ना सारी बात। अगर वो कहीं बाहर जाके उसको कोई हादसा हो जाता है कुछ भी तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाली बात है। इसका ये इसका तो एक्चुअली प्रोसेस के अंदर रहना पड़ता इसका एक्चुअली मतलब ये है कि वर्कर वर्क प्लेस को लीव करके जा सकता है, तो जो भी सेफ लोकेशन है वो वहां पर जा सकता है। इसीलिए वर्कर बाहर ना चला जाए, इसलिए कंपनीज ने अपना एक असेंबली एरिया बनाया है, जो वो भी बाज़-औक़ात वर्क प्लेस से बाहर ही होता है, पार्किंग एरिया में होता है या किसी और जगह पर होता है, जो सेफ लोकेशन हो। क्योंकि हाँ कोई सही, ओके सर, कोई ठीक। भी ऐसी अरेंजमेंट नहीं है, सेफ्टी की कोई भी कंपनी ऐसी अरेंजमेंट नहीं बनाएगी जो कानूनी स्टैंडर्ड के खिलाफ हो, बल्कि ऐसी अरेंजमेंट बनाएगी जो कानूनी स्टैंडर्ड कहता है। समझ रहे हैं? राइट। सर सर एक ये सवाल था। जी। हाँ सर जी। ये जो वर्क प्लेस पे सर, जो सेफ्टी मैनेज करना, इट इज ए लाइन मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी और ऑल पर्सन्स रेस्पॉन्सिबिलिटी टू मैनेज वर्क प्लेस सेफ्टी। मतलब ये सिर्फ लाइन मैनेजमेंट की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या सेफ्टी प्रोफेशनल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या एम्प्लॉयर्स की होती है? सर ये थोड़ा सा इस पे confusion है। एक्चुअली हेल्थ एंड सेफ्टी जो है वो अगर हम ऊपर से देखें, यानी कंपनी में ऊपर से देखें, सबसे ऊपर कंपनी में कौन होता है? ओनर होता है। कंपनी का जो ओनर होता है वो कंपनी में सबसे प्राइम पर्सनालिटी या पर्सन होता है, जो हिमसेल्फ बिजनेसमैन होता है। तो जो जितने कानूनी स्टैंडर्ड होते हैं वो सेफ्टी प्रोफेशनल के ऊपर नहीं होते, बिजनेस के ऊपर होते हैं, यानी कंपनी के मालिक के ऊपर होते हैं। अब फिर कंपनी का मालिक रिस्पॉन्सिबल है उन सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स को पूरा करने के लिए, लेकिन क्योंकि कंपनी का मालिक सेफ्टी के बारे में नहीं जानता तो वो हमें हायर करता है, आपको हायर करता है कि आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें जो बिजनेस और एम्प्लॉयर के ऊपर है, आप उनको पूरा करवाने में एम्प्लॉयर की हेल्प करें। इसीलिए जो एक्सीडेंट होता है पकड़ आपको नहीं, पकड़ एम्प्लॉयर को होती है, फाइन आपको नहीं, मतलब फाइन सर एम्प्लॉयर ये को था होती कि है। जी। सही है सर, ठीक। अभी अब बाकी सब लोगों के बारे में भी हम समझेंगे कि बाकी लोगों की सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह है, वो भी हम इसमें समझेंगे। लेकिन राइट सर। लेकिन सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, अब दो किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दो मैं आपको बताता हूँ। एक है हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल और दूसरे हैं बाकी सब जो बिजनेस में है, उसमें सब आ गए, वर्कर भी, टॉप मैनेजमेंट भी, एम्प्लॉयर भी, ऑपरेशनल मैनेजमेंट भी, सुपरवाइजर भी, इंजीनियर्स भी, फोरमैन भी, ऑपरेटर्स भी, मेंटेनेंस स्टाफ भी, क्लीनर्स भी, एवरीवन। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एचएससी प्रोफेशनल की, वो है सेफ्टी को इंप्रूव करने के लिए एडवाइस करना। हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल सेफ्टी इंप्रूवमेंट के लिए एडवाइजर है, और बाकी जितने भी लोग हैं वर्क प्लेस में जो काम कर रहे हैं, वर्क प्लेस ऑपरेशंस के अंदर है या टॉप मैनेजमेंट में है, उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सेफ्टी को फॉलो करें, और जो एचएससी प्रोफेशनल कह रहा है उसके साथ मिलके नेगोशिएट करके उन सेफ्टी की अरेंजमेंट्स को पूरा किया जाए।
ये बाकी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो लाइन मैनेजमेंट हो या टॉप मैनेजमेंट हो, क्योंकि जो सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बिजनेस के ऊपर है, ओवरऑल बिजनेस के ऊपर है। तो जो भी बिजनेस में काम कर रहा है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सेफ काम करने का रिस्पॉन्सिबल है, चाहे वो वर्कर हो, चाहे वो मैनेजमेंट हो, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन पूरा बिजनेस सेफ काम कैसे करे, कौन उनको बताए सेफ काम कैसे करना है, तो वो आप है। समझ रहे हैं? राइट। यस, ये है एक्चुअली द फ्रेमवर्क ऑफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन वर्क प्लेस। रिक्वायरमेंट किसके ऊपर है, किसकी जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी को पूरा करने में हेल्प आप कर रहे हैं। जिम्मेदारी सबकी है। लीगल रिक्वायरमेंट बिजनेस के ऊपर है, कंपनी के ओनर के ऊपर है। ओके जी। कोई भी ऐसा ग्लोबल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नहीं है जो हेल्थ एंड सेफ्टी इन्फोर्स करवाता हो कंपनीज के ऊपर। हर कंट्री का अपना लीगल स्टैंडर्ड है, अपनी इन्फोर्समेंट एजेंसी बनाई हुई है, और खुद ही उस काम को सरंजाम कर रहे हैं, कानूनी स्टैंडर्ड को पूरा करवा रही है। हर नेशन खुद, हर कंट्री खुद। हर कंट्री की अपनी स्पेसिफिक एजेंसीज होती हैं जो सेफ्टी के रूल्स फॉलो करवाती हैं, कानूनी स्टैंडर्ड को फॉलो करवाती हैं। इन केस अगर कोई कंपनी कानूनी स्टैंडर्ड को पूरा नहीं करती तो उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेज या नताइज जो है वो कंपनी को फेस करने पड़ते हैं। कुछ कंट्रीज के अंदर, हर कंट्री के अंदर एक डिफरेंट सेफ्टी की इन्फोर्समेंट, लीगल इन्फोर्समेंट होती है। अगर हम चले जाएं अमेरिका और यूके में, यूरोपियन कंट्रीज में और अमेरिका में अगर हम चले जाएं, तो वहां पर सेफ्टी की एक बाकायदा अलग एजेंसी बनाई हुई है। अमेरिका के अंदर ओशा है और यूके के अंदर HSW है, हसवा जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। पाकिस्तान में इस हिसाब से कोई एक स्पेसिफिक एजेंसी नहीं है, तो हम सीपा को भी एजेंसी कह सकते हैं, नेपरा को भी कह सकते हैं, NFPA को भी कह सकते हैं, सिविल डिफेंस कराची को भी कह सकते हैं, लेबर लॉ को भी कह सकते हैं, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एक्ट को भी कह सकते हैं, और फेडरल जो प्रोविंशियल एक्ट है, फैक्ट्रीज एक्ट, उसको भी हम लीगल स्टैंडर्ड या एजेंसी कह सकते हैं। ठीक है जी। फायर अथॉरिटी, किसी कंट्रीज के अंदर क्या होता है, फायर अथॉरिटी ही फायर भी देखती है और बाकी की सेफ्टी भी देखती है। जिस तरह हमारे पास है, सेफ्टी की अलग एजेंसी नहीं है लेकिन एनवायरनमेंट की बनी हुई है, तो वो एनवायरनमेंट भी देख रहे हैं, सेफ्टी भी देख रहे हैं। ठीक है जी। इंश्योरेंस कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनी अब आ गई नॉन लीगल गवर्नमेंट एजेंसी, नॉन गवर्नमेंट इन्फोर्समेंट अथॉरिटी। तो हमने जो दो तरीके, दो चीजें समझी थी, हमने यहाँ पर सिर्फ लीगल समझनी है। नॉन लीगल का तो आपको आइडिया है, वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। पुलिस में भी इन्वॉल्व इन इन्फोर्सिंग हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ इन सम कंट्रीज। कुछ कंट्रीज के अंदर कोई अलग से इन्फोर्समेंट अथॉरिटी नहीं बनाई हुई, तो इन्फोर्स कराना काम पुलिस का होता है, वहां की लोकल पुलिस का। कानून ने सेफ्टी के स्टैंडर्ड बना दिए हैं, लेकिन कोई इदारा नहीं बनाया जो उन स्टैंडर्ड को कंपनीज के अंदर फॉलो करवाए, तो पुलिस ही उन चीजों को फॉलो करवाती है। अच्छा, अगर फॉर सपोज कोई कंपनी फेल हो जाती है लीगल स्टैंडर्ड को पूरा करने के लिए, सेफ्टी का लीगल स्टैंडर्ड पूरा नहीं कर पाती है, तो एक्चुअली वो किस चीज को उसको कंसीडर किया जाता है, क्राइम। यानी कानून को फॉलो ना करना कंपनी के लिए क्राइम है, और उसकी दो सूरत में कंपनी को फेस करनी पड़ सकती है उसके आउटकम्स, कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस किसकी तरफ से, लॉ की तरफ से या लीगल इन्फोर्समेंट एजेंसी की तरफ से। एक सबसे पहले जो एक्शन होता है कंपनी के ऊपर वो होता है इन्फोर्समेंट एक्शन, और दूसरा एक्शन होता है प्रोसिक्यूशन। इन्फोर्समेंट एक्शन क्या होता है, जैसे किसी कंपनी में एक्सीडेंट हो गया, लेबर इंस्पेक्टर गया, यानी कानूनी जो इन्फोर्समेंट अथॉरिटी का इंस्पेक्टर होता है वो गया, उसने देखा कि ये वर्क प्लेस में लीगल स्टैंडर्ड पूरे नहीं हो रहे हैं, तो पहली सूरत में वो क्या करेगा, प्रोहिबिशन करेगा। वो काम को रोक देगा और बताएगा कि ये तमाम लीगल स्टैंडर्ड आपके पास पूरे नहीं है, इन स्टैंडर्ड को पूरा करें, उसके बाद ही आप काम स्टार्ट कर सकते हैं अपना। दूसरा है प्रोहिबिशन। इन्फोर्समेंट अथॉरिटी जो है वो काम को प्रोहिबिट भी कर सकती है, किसी कंपनी को बंद भी कर सकती है, या उनको कोई स्पेसिफिक काम जो है उसको वो प्रोहिबिट भी कर सकती है हमेशा के लिए। वो कंपनी उस किस्म का काम फिर नहीं कर सकती जिसमें ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। इस तरह भी हो सकता है। तो ये दोनों एक्शंस अगर होते हैं, पहला एक्शन है इम्प्रूवमेंट एक्शन, जिसमें वो नोटिस देते हैं, लीगल नोटिस। नोटिस में बताते हैं कि ये चीजें इम्प्रूव करें, ये कानूनी स्टैंडर्ड है, इनको पूरा करें, ये आपके पास पूरे नहीं हो रहे, नोटिस देते हैं, वो होता है इम्प्रूवमेंट नोटिस।
ये पहला, सबसे पहला कानूनी जो एनफोर्समेंट करने का तरीका होता है वो ये होता है। फिर दूसरा होता है प्रोहिबिशन। नोटिस के बाद भी कंपनी अपनी लीगल स्टैंडर्ड पूरे नहीं कर रही, फिर वो काम कर देते हैं बंद और कहते हैं कि जब तक आप ये लीगल स्टैंडर्ड पूरे नहीं करेंगे तब तक काम आप स्टार्ट नहीं कर सकते। ये है इन्फोर्समेंट एक्शन कंपनी के ऊपर। इन केस अगर कोई बहुत मेजर एक्सीडेंट हो गया है कंपनी में, और मेजर एक्सीडेंट इसलिए हुआ है क्योंकि कंपनी ने लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं की हैं सेफ्टी की, तो कंपनी के ऊपर हो जाएगी कानूनी कार्रवाई, प्रोसिक्यूशन। फिर वो केस इन्फोर्समेंट अथॉरिटी और कंपनी के बीच में नहीं रहेगा, फिर वो चला जाएगा क्रिमिनल कोर्ट के अंदर। इन्फोर्समेंट अथॉरिटी कंपनी के ऊपर केस कर देगी क्रिमिनल कोर्ट में। क्रिमिनल कोर्ट फिर अपना फैसला सुनाएगा, या तो फिर कंपनी के ऊपर फाइन होगा, वो कंपनी को भर के देना पड़ेगा, या तो फिर इंडिविजुअल को फाइन हो सकता है जिसकी वजह से वो एक्सीडेंट हुआ है। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर रहा था, डायरेक्टर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर रहा था, हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल नहीं कर रहा था, या ऑपरेशनल मैनेजर नहीं कर रहा था। जो जो सेफ्टी को इग्नोर करने का रीजन होगा, कंपनी में पर्सन होगा, उसको फाइन किया जाएगा या उसे जेल में भी डाला जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द जजमेंट ऑफ क्रिमिनल कोर्ट। उसके जजमेंट के ऊपर है कि वो क्या कंपनी को कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने हैं आफ्टर प्रोसिक्यूशन, यानी आफ्टर केस या कानूनी कार्रवाई। जब तक बात कंपनी और इन्फोर्समेंट अथॉरिटी के बीच में, तब तक सिर्फ ये दो काम होंगे, इंप्रूवमेंट या प्रोहिबिशन। इज दैट क्लियर? ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं अगर सेफ्टी फॉलो कंपनी नहीं करती है, तो उसके बदले में क्या कानूनी प्रोसिक्यूशन या कार्रवाइयां हो सकती हैं। क्योंकि लीगल भी एक रीजन है जिस वजह से कंपनी सेफ्टी फॉलो करती है, नहीं करती तो ये सारे नुकसानात वो फेस करते हैं। इज दैट क्लियर? यस सर, क्लियर। Yes, इसमें कोई क्वेश्चन है? yes, sir. यस सर, क्लियर। ओके। आप एक यूके की इन्फोर्समेंट एक्शन पॉलिसी, वो भी आप पढ़िएगा। आप गूगल पे लिखेंगे इन्फोर्समेंट पॉलिसी HSE यूके, HSE यूके, तो आपके पास वो यूके की इन्फोर्समेंट पॉलिसी आ जाएगी। उसमें बहुत सारे किस्म की इन्फोर्समेंट टाइप्स हैं, टाइप ऑफ इन्फोर्समेंट। एक टाइप ऑफ इन्फोर्समेंट है ट्रांसपेरेंसी अप्रोच, एक टाइप ऑफ इन्फोर्समेंट है प्रोपोर्शनलिटी ऑफ अप्रोच। तो डिफरेंट टाइप की इन्फोर्समेंट है। एक इन्फोर्समेंट, उसमें आपको पूरा एक ओवरव्यू समझ में आएगा कि यूके में इन्फोर्समेंट करने का अलग अलग तरीका क्यों है, क्योंकि अलग अलग कंपनी में अलग अलग नोयत की नॉन कंप्लाइंस है और अलग अलग वर्क स्कोप है, तो हर जगह पर सेम इन्फोर्समेंट एक्शन अप्लाई नहीं हो सकता। तो इस चीज में हम बहुत पीछे हैं। ओके, एक होते हैं लीगल स्टैंडर्ड और दूसरे होते हैं गुड प्रैक्टिस जो हम फॉलो करते हैं। जैसे अगर कोई कंपनी पाकिस्तान में है तो वो सिंध फैक्ट्रीज एक्ट फॉलो करेगी, नहीं फॉलो करेगी तो इन्फोर्समेंट होगी कानूनी। सीपा के स्टैंडर्ड फॉलो करेगी, नहीं फॉलो करेगी तो सीपा की कानूनी कार्रवाई। लेकिन अगर ओशा अमेरिका के स्टैंडर्ड फॉलो करेगी तो उसका अपना फायदा है, नहीं फॉलो करेगी तो कोई उसके ऊपर अमेरिका आकर दबाव नहीं करेगा। यूके के स्टैंडर्ड फॉलो करेगी तो कंपनी का अपना फायदा है, नहीं फॉलो करेगी तो कोई दबाव नहीं है। आईएसओ के स्टैंडर्ड भी जो है वो भी लीगल स्टैंडर्ड नहीं है, सर्टिफिकेशन बॉडी है आईएसओ भी। आईएसओ का स्टैंडर्ड फॉलो करेगी तो कंपनी का अपना फायदा है, नहीं फॉलो करेगी तो उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं है। तो ये फर्क समझना बहुत जरूरी है कि आप जो सेफ्टी फॉलो करवा रहे हैं, जो स्टैंडर्ड आप अप्लाई कर रहे हैं सेफ्टी का, वो कानून कह रहा है या आप गुड प्रैक्टिस से फॉलो करवा रहे हैं, अपने तरफ से एक इम्प्रूवमेंट की नियत से फॉलो करवा रहे हैं। इसमें फर्क समझना बहुत जरूरी है कि आपका जो स्टैंडर्ड है जो फॉलो हो रहा है या आप करवा रहे हैं, वो कानून कह रहा है आप तब फॉलो करा रहे हैं, या आप इम्प्रूवमेंट की नजरिए से फॉलो करवा रहे हैं, कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को सामने रख के फॉलो करवा रहे हैं। इसे हम कहते हैं ट्रांसपेरेंसी ऑफ अप्रोच। यानी ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि कानूनी स्टैंडर्ड सेफ्टी के क्या है और गुड प्रैक्टिस स्टैंडर्ड सेफ्टी के क्या है। इन दोनों में जब आप फर्क समझेंगे तो आप कानूनी स्टैंडर्ड के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि उनको फॉलो करना प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे पहली प्रायोरिटी है कि कानूनी सेफ्टी स्टैंडर्ड पूरे हों, ताकि आपके ऊपर कोई कानून की तरफ से कोई दबाव ना हो। फिर उसके बाद जो दूसरे स्टैंडर्ड हैं गुड प्रैक्टिस स्टैंडर्ड, जैसे क्लाइंट का सेफ्टी का स्टैंडर्ड है, क्लाइंट ने आपको सेफ्टी का स्टैंडर्ड बना के दे दिया, ये फॉलो करें। इंश्योरेंस कंपनी ने बना के दे दिया सेफ्टी स्टैंडर्ड, जी ये फॉलो करें।
आप खुद से आए इंटरनेट पे सर्च करके सेफ्टी के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फॉलो करवा रहे हैं, वो सब बात की बातें हैं। लीगल स्टैंडर्ड आपने पहले पूरा करना है, जो भी आपकी कंपनी के ऊपर कानूनी स्टैंडर्ड सेफ्टी के हैं। ठीक है जी। आईएसओ जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, आईएसओ जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, आईएसओ दुनिया का सबसे बड़ा डेवलपर है। डेवलपर किस चीज का है? मैनेजमेंट सिस्टम का स्टैंडर्ड ये बनाते हैं। मैनेजमेंट सिस्टम का स्टैंडर्ड क्या होता है? मैनेजमेंट सिस्टम जैसे पूरी हेल्थ एंड सेफ्टी कैसे मैनेज हो उसका पूरा स्टैंडर्ड, क्वालिटी प्रोडक्ट की कैसे मैनेज हो उसका पूरा स्टैंडर्ड, एनवायरनमेंट कैसे मैनेज हो उसका पूरा स्टैंडर्ड, यानी सेफ्टी को कैसे ओवरऑल मैनेज करना है उसका पूरा स्टैंडर्ड बनाया जाता है। फ्रेमवर्क होता है कि सेफ्टी कैसे स्टार्ट करें, कहाँ तक करें, कंटिन्यूअसली अपने आप को इम्प्रूव कैसे करें, दैट इज मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड। तो आईएसओ ने टोटल 21,000 स्टैंडर्ड बनाए हैं, उसमें से एक स्टैंडर्ड हेल्थ एंड सेफ्टी का है जिसे हम कहते हैं आईएसओ 45,001 ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड। इस स्टैंडर्ड को हम आगे जाकर डिटेल में पढ़ेंगे भी। फिर उस तरह आईएसओ ने बहुत सारे स्टैंडर्ड बनाए हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम 9001, 14,001, सेफ्टी ऑफ मशीनरी। अभी एक नया मैनेजमेंट सिस्टम आया है, एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम 50,001, 50,001। उसके अलावा आईएसओ के दूसरे भी 21,000 मैनेजमेंट सिस्टम है। आईएसओ का एक मैनेजमेंट सिस्टम है आईएसओ 22,000 फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है जी। सर जी हाँ जी। सर ये 45,001 जो है हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट, इसका भी प्रॉपर कोई सर्टिफिकेशन होती है और वो काम की है, या इसके अगेंस्ट को उसका कोई ऐसा खास वैल्यू नहीं है निबोश के? निबोश का जो कोर्स है वो इन लाइन किया गया है आईएसओ के साथ ही, दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। जो आईएसओ कहता है वही निबोश कहता है, लेकिन आईएसओ एक सर्टिफिकेशन है और आईएसओ आपको सिर्फ उसी कंपनी में काम आएगी जो कंपनी खुद आईएसओ का स्टैंडर्ड फॉलो करती हो, अदरवाइज वो सर्टिफिकेट आपके काम का नहीं है। सर अच्छा, तो ये सर्टिफिकेट ये स्टैंडर्ड्स आईएसओ के हवाले मोस्टली से क्वेश्चन है। होते हैं? जी जी सैफुल्लाह, लेट हिम कंप्लीट। यस, आईएसओ के हवाले से जी यस। सर, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो आईएसओ 45,001 जो कंपनी या जो जी जो कंपनी इसके आईएसओ के स्टैंडर्ड अप्लाई करती है अपनी प्लांट पे, तो उसका मतलब कि ऑडिट करवाना उसके लिए मैंडेटरी होता है हर साल, या मतलब वो सिर्फ जो फॉलो करवाते हैं उनसे सर्टिफिकेशन लेना मैंडेटरी होती है, लाजमी होती है या नहीं होती है? आईएसओ आईएसओ एक ऐसी सर्टिफिकेशन है आईएसओ के जिसमें जो भी स्टैंडर्ड्स हैं वो अगर कोई कंपनी क्वालिटी के या सेफ्टी के फॉलो करवा रहा है अपने, उसको अगर क्रॉस चेक करवाना, ऑडिट करवाना मैंडेटरी है या नहीं मैंडेटरी? ऑडिट हर स्टैंडर्ड के लिए ज़रूरी है, चाहे वो कानूनी स्टैंडर्ड हो वो फॉलो कर रहे हो, आईएसओ का स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हो, कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड गुड प्रैक्टिस स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हो, क्योंकि सेफ्टी के अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं। और कानूनी स्टैंडर्ड या कोई भी आईएसओ का स्टैंडर्ड, कोई भी स्टैंडर्ड फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके लिए ऑडिट या चेक करना तो बहुत ज़रूरी है ना। मैंने जैसे आपको बताया, कंट्रोल में सिर्फ लगा नहीं देने, चेक करने हैं कि वो वाकई काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो स्टैंडर्ड को वेरीफाई करने के लिए ऑडिट करना, कंप्लायंस चेक करना बहुत ज़रूरी है, ताकि पता चले कि आप वो स्टैंडर्ड के ऊपर काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जी सर ये सैफुल्ला, कहाँ यूज होते हैं? आईएसओ जो है वो कंपनीज फुलफिल करती हैं, स्टैंडर्ड की सर्टिफिकेशन करती हैं। और आईएसओ, मेरा तो ये मानना है, वो कंपनी फॉलो करे जो कानूनी स्टैंडर्ड सही से फॉलो कर रही हो। जी सर, ये क्योंकि आईएसओ है गुड प्रैक्टिस स्टैंडर्ड, इस ये कंपनी इसलिए फॉलो करती है ताकि कंपनी मार्केट में एक अपनी वैल्यू बनाए, क्योंकि ज्यादातर जो क्लाइंट हैं वो उन कंपनीज के साथ काम करना चाह रहे हैं जो आईएसओ सर्टिफाइड है। आईएसओ सर्टिफिकेशन एक आप समझे जैसे आपके पास निबोश है, तो आपको कंपनी उस नज़रिए से देखेगी कि आप सर्टिफाइड सेफ्टी प्रोफेशनल है। इसीलिए इसी तरह अगर किसी कंपनी के पास आईएसओ का स्टैंडर्ड है तो क्लाइंट उससे सेटिस्फाई होता है कि ये कॉम्पिटेंट कंपनी है, कॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्टर है, इसके साथ काम किया जाए। ये सर इसकी सर्टिफिकेशन है। सर्टिफिकेट कहाँ से
सर्टिफिकेशन बॉडी देती है। डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, डिफरेंट सर्टिफिकेशन बॉडीज़ हैं। कराची में काफ़ी सारी सर्टिफिकेशन कंसल्टेंट्स हैं, वो आईएसओ की कंपनी को भी सर्टिफिकेट देते हैं। इंडिविजुअल को पर्सनली करना है तो वो लीड ऑडिटर सर्टिफिकेट होता है, वो भी आप कर सकते हैं। सर आप देते हैं? जी। अच्छा। दीज स्टैंडर्ड्स आर नॉट लॉ, ये स्टैंडर्ड कानून नहीं है। दे आर गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिस, ये स्टैंडर्ड है गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिस। तो ये ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़रूरी है आपके नज़रिए में, ये कानूनी सेफ्टी स्टैंडर्ड क्या है और गुड प्रैक्टिस सेफ्टी स्टैंडर्ड क्या है। और अगर प्रायोरिटी के हिसाब से देखें, यानी पहले क्या करना है बाद में क्या करना है, उस हिसाब से देखें तो पहले कानूनी स्टैंडर्ड पूरा करना है। अगर वो आप बहुत अच्छे से पूरा करते आ रहे हैं तो फिर आपने गुड प्रैक्टिस स्टैंडर्ड की तरफ जाना है आपकी कंपनी को। क्लियर है? सर ये ISO 4501 जो है ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये मेरे पास थोड़ी सी बात है, मैं शेयर करना चाह रहा हूँ अगर इशू ना हो किसी को। हाँ जी बताएं। दिस इज़ फर्स्ट इंटरनेशनल एग्रीड स्टैंडर्ड and it is facilitated all type of businesses, and because it is based on philosophy of continual improvement, and also it is integrated quality environment and health and safety management system. It gives solutions to overcome losses and ill health. Yes. That's why this is important. Yes, obviously. अब आईएसओ फॉलो करने से क्या होता है कि फॉर सपोज कोई कंपनी जो है वो उसमें सेफ्टी मैनेज नहीं हो पा रही है, वो बहुत कोशिश कर रहे हैं, उनका कानूनी स्टैंडर्ड पूरा नहीं हो पा रहा, वो कानून के लीगल स्टैंडर्ड पूरे नहीं कर पा रहे, क्लाइंट के सेफ्टी स्टैंडर्ड पूरे नहीं कर पा रहे, तो कोई ना कोई उनकी मैनेजमेंट में मसला है। तो फिर वो मैनेजमेंट को सुधारने के लिए जो स्टैंडर्ड है वो आईएसओ के स्टैंडर्ड्स हैं, ताकि वो कंपनी उस मैनेजमेंट को सुधार पाए और बाकी जो चीज़ें रिक्वायरमेंट जो पूरी करनी चाह रही हैं वो आईएसओ की सपोर्ट से, आईएसओ की स्टैंडर्ड को फॉलो करने की मदद से, हेल्प से बाकी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी कर पाए। क्योंकि आईएसओ कंपनी के मैनेजमेंट सिस्टम को सुधार देगा और उससे कंपनी के एक्सीडेंट्स कम होंगे, कंप्लाइंस जो बाकी कंप्लाइंसेस हैं वो भी मीट हो पाएगी। बाकी कंप्लाइंसेस क्या है? लीगल कंप्लाइंस, क्लाइंट कंप्लाइंस, इंश्योरेंस कंप्लाइंस, पर्सनल कंप्लाइंस कंपनी की, एक्सेट्रा। कंप्लाइंस ऑफ स्टैंडर्ड। ठीक है, क्लियर है या कोई कंफ्यूजन है? क्लियर है। ओके। आप आज गूगल पे ज़रूर रिसर्च करिएगा कि ISO 45001 क्या है, या यूट्यूब पे देखिएगा कि ISO 45001 क्या है, किस तरह फॉलो होता है, किस चीज़ का स्टैंडर्ड है। तो ये आपके लिए एक और ज़्यादा डिटेल में इसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सर ये इसमें 4501 जस्ट यही सर्च करना है। हाँ, ISO 45001 हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है। क्योंकि हेल्थ एंड सेफ्टी का कोर्स है तो आप इसी पे फोकस रखें फिलहाल जब तक एग्जाम है। उसके उसके बाद आप दूसरे मैनेजमेंट सिस्टम्स के ऊपर भी जा सकते हैं जो आपके साथ इंटीग्रेटेड हो सकते हैं, क्वालिटी, इन्वायरमेंट, एनर्जी, एक्सेट्रा। थैंक यू सर। अच्छा, ISO 45001 से पहले जो स्टैंडर्ड फॉलो होता था सेफ्टी का, इसी तरीके का जो मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड था वो था OSHAS 18000। OSHAS 18000 को रिप्लेस किया है ISO 45001 ने। OSHAS 18000 रिप्लेस हुआ है 2018-2019 के बीच में, उसे रिप्लेस किया है ISO 45000